सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ मिस्टेक्स ड्यूरिंग लर्निंग। कोई भी स्टूडेंट अक्सर पढ़ते समय या कुछ चीज़ों को सीखते समय जो हम मिस्टेक्स करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि नज़दीक से चीज़ें कभी ब्लर दिखाई देती है। तो कोई तीसरा इंसान चाहिए होता है समझाने के लिए बात आपको या बताने के लिए कि ये मिस्टेक हो रही है। तो क्योंकि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, पिछले कई ईयर्स के साथ स्टूडेंट्स को डील कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे कुछ चीज़ें जो दिखती हैं स्टूडेंट में कि ये गलत हो रही हैं, अगर उन्हें बताया जाए तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं और फिर उसमें सुधार की संभावना क्योंकि नज़र आती है। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बातें आपके साथ डिस्कशन में लेने जा रहा हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है जो स्टूडेंट्स गलत करते हैं, बेसिकली दे डोंट वांट टू गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। आपको हमेशा, आप कोई मिस्टेक नहीं करनी, स्टूडेंट करते हैं। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, आप सेशनल एग्ज़ाम की, बोर्ड की, अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस दौरान क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और जल्दबाजी में होने पर हम क्या करते हैं कि तुरंत तुरंत से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे अब्राहम लिंकन का कोट हमेशा इस समय याद आता है, जो प्रेसिडेंट थे, 30th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। वो कहते थे, इफ़ यू गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, देन आई विल स्पेंड माई 4 आवर्स टू शार्पनिंग माई एक्स। अगर आप मुझे 6 घंटे देते हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे लगाऊंगा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में, अपने उस हथियार को जिससे पेड़ काटना है उसे तेज करने में लगाऊंगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जब आपको पता है कि आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, नो डाउट आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन उस पढ़ाई को करने से पहले आपको अपने उस हथियार को, उस वेपन को थोड़ा सा ज़रा शार्पन करना होगा। वो कैसे होगा? पहले आपको प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, पहले प्रॉपरली एक आपको रणनीति, एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी उस पर्टिकुलर एग्जाम को जिसको आप टारगेट कर रहे हो। एक विज़न रखना होगा कि इस एग्जामिनेशन को मैंने कब तक टारगेट कर रखा है, यानी कितने टाइम तक ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। हो सकता है आपके पास 5-6 अटैम्प्ट्स बचे हों, लेकिन आप क्या देखते हैं अपने आप को कि कौन सा अटैम्प्ट में आप अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल, कितना टाइम आप उस एग्जामिनेशन के लिए देना चाहते हैं, उस तरह का विज़न रखें। हो सकता है कोई एग्जाम में आप सोचते हैं कि यार 2 साल मुझे कम से कम इसमें चाहिए, तो 2 ईयर्स का एक प्लान बनाइए। उसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म टारगेट होगा कि 2 साल में मैंने इस एग्जाम को क्लियर करना है, ये आपने सोच लिया। उसके बाद अब अपना मिड टर्म टारगेट पे आप आ सकते हैं। मिड टर्म टारगेट का मतलब है कि अगले 1 साल तक मैंने इतना कर देना है, उसको प्लान करें प्लीज़, उसमें आप पेपर वर्क करें। उसके बाद जब आपने देख लिया कि मिड टर्म तक, यानी कि मिड जो मेरा टारगेट है वो मेरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि उसके बाद अब आएंगे आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स पे। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा कि महीने महीने के टारगेट्स अपने आप को देने पड़ेंगे कि इस महीने या अगले 3 महीनों में मुझे ये कर देना है, अगले 2 महीने में मुझे ये कर देना है, अगले महीने में ये कर देना है। शॉर्ट टर्म टारगेट के बाद आप नीचे आ सकते हैं माइक्रो टारगेट्स पे। उसमें आप अपने डेज का बाइफर्केशन करेंगे कि वीकली हिसाब से बांटेंगे, वीक के हिसाब से अपने सिलेबस को डिफाइन करेंगे कि मुझे हर वीक में इतना इतना कवर करना है, ये चीज़ें कवर करनी है। उसको पूरा प्रॉपर आप नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन करने से या चीज़ें करने से उससे नहीं होता, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी चाहिए, प्रॉपर एक फॉर्मूला चाहिए। सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि पेपर वर्क करना पड़ेगा। पेपर वर्क यानी जो जो आप सोच रहे हो उसको पेपर में उतारना पड़ेगा, उसमें लगातार लगातार करेक्शन करते रहने पड़ेंगे, उसे अपडेट करता रहना पड़ेगा, और आखिरी में आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिला, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि 1000 में से एक ही ऐसा होता है जो इन चीज़ों को कर पाता है। अब आप सोचें कि आप वो 999 में से हैं या फिर आप उस एक जने में से जो ऐसा करेंगे। तो मेरी ये बात को बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लें कि जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पेपर वर्क आपके पास चाहिए। मैं कभी आपको मिलूँ तो मैं आपको पूछूं कि अपना गोल सेटिंग्स जो है वो दिखाओ अपनी, तो गोल सेटिंग्स में आपको मुझे दिखाना चाहिए कि आपका पेपर वर्क मुझे दिखना चाहिए कि आपने किस किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया, तभी जाकर चीज़ें हो पाएंगी। जब तक आप चीज़ों को उतारोगे नहीं कागज़ में तब तक कुछ नहीं होने वाला। माइंड की चीज़ें 10 पता नहीं कितने थॉट्स दिमाग में इंसान के आते हैं। आज आप सोच रहे हो मैंने ये एग्जाम क्लियर करना है, कल आपने कुछ चीज़ देखी उससे आप फैसिनेट हो गए, आपने सोचा मुझे वो करना है, तो इंसान फिर इधर से उधर जाता रहता है और फिर सक्सेस कहीं नहीं मिल पाती। तो अगर हम एक चीज़ में डेडिकेटेडली, अगर हम एक चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और उस वर्क को फॉलो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है। तो पहली बात मैंने बताई आपको कि एक विज़न रखना है और दूसरा उस विज़न पे आपको एक पेपर वर्क कर कर आगे की तैयारी करनी है। ये तो था प्रिपरेशन, स्टडी करने से पहले आपको जो करनी चाहिए, यानी कि ये स्टार्टर था। अब हम आगे जब जाएंगे तो अब अगली बात आती है कि आपको जब पढ़ाई करनी है तो अब अपना बाइफर्केशन कीजिए, सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन। जिन भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे होते हैं या आपका जो भी सिलेबस होगा, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स होंगे कि ये सब्जेक्ट से आपकी चीज़ें आ रही है। उन सब्जेक्ट का एक बाइफर्केशन कीजिए प्रॉपरली। आपको स्ट्रिक्टली पता होना चाहिए कि मेरे उसमें कौन कौन सी बुक, कौन कौन सी चीज़ें मेरे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये है वो है, आपको सब पता होना चाहिए कितने सब्जेक्ट आपके पास है, बिल्कुल फिंगर टिप्स में।
उसके बाद आपको फिर जो दूसरा काम करना है, ये तो था कि आपने सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कर लिया, अब आपको दूसरा काम करना है कि इन सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के उठाकर सिलेबस को गो थ्रू करना है। सिलेबस यानी कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी आपका कंडक्टिंग बॉडी है एग्जामिनेशन को कराने वाली, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको सिलेबस को देखना है, किसी की बातों में नहीं आना, ना फ्रेंड से सुनना है, टीचर्स बता रहे हैं अच्छी बात है सुन ले उनकी बात, लेकिन जब तक अपनी आंखों से सिलेबस नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिलेबस को निकालो, और अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है कि सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। पीडीएफ से काम नहीं चलता, हार्ड कॉपी हाथ में होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को हाईलाइट करते रहो, क्या आपने करा क्या नहीं करा, उसको आप चेकलिस्ट उसकी तैयार करते रहो। तो ये एक बात है, इसलिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस आप देखते रहे। होना ये चाहिए कि अल्टीमेटली सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए। याद हो जाने से मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस यूनिट में से ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें नहीं आती एग्जामिनेशन में, ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें जो इरेलेवेंट है, जिन्हें नहीं पढ़ना चाहिए आपको एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सिलेबस जरूर देखना है और उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है अपने हिसाब से, जैसे जैसे आप उसे कर सकते हैं, और अपने खुद के नोट्स मतलब खुद के की पॉइंट्स लिखने हैं उस सिलेबस को देखकर, कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस तरह का मटेरियल मुझे कहाँ मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें मुझे कहाँ मिल सकती है। क्योंकि जब फिर आप किसी और की बात सुनोगे ना, जो अचीवर्स होंगे उस पर्टिकुलर डोमेन में जो आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उनकी बातों को रिलेट कर पाओगे। क्योंकि कोई टॉपर का जब इंटरव्यू चलता है तो पूरी दुनिया देखती है उसे, लेकिन हर कोई तो टॉपर नहीं बनता। लेकिन जो लोग कुछ बनते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमने उनकी वो टिप्स मानी थी। तो असल में होता ही है कि उन्होंने अपना माइंडसेट उस लेवल में कर लिया होता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सिलेबस वगैरह में जा चुके होते हैं। अब जो टॉपर है वो जो बातें कह रहा है वो अपने इस पीक लेवल पे आकर कह रहा है, उसने सारी चीज़ें कर दी, वो पीक लेवल पे ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपनी सारी बातें कह रहा है कि सिलेबस में ये। तो उन टॉपर के लिए कुछ बातें रफ हो सकती हैं जो उनको लगता है ऑब्वियस है, लेकिन जो नया स्टूडेंट या नया कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वो बातें अभी उतनी ज़्यादा वैसी नहीं है कि ऑब्वियस नहीं है उतनी ज़्यादा। तो अगले ने उसे बहुत हल्के में बोल दिया, ये सामने वाला तभी रिलेट कर पाएगा जब इसने अपना माइंडसेट उस लेवल में रखा हो। और माइंडसेट उस लेवल में रखने का कम से कम जो तरीका मैंने बताया कि आप सिलेबस वगैरह जब कवर करेंगे तो सामने वाले की बात को आप कैच कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे आपस में, और तब उसमें अच्छा एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सिलेबस का बाइफर्केशन करना है हर सब्जेक्ट का। उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को मार्क लेना चाहिए जो आपके लिए इजी की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके लिए ये मीडियम की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके लिए हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट हर किसी एस्पिरेंट के होते हैं जिसमें उसे लगता है कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, या जिसके कारण ही वो इस एग्जामिनेशन में आ रहा है कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। हो सकता है वो जीएस स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो सकता है वो मैथमेटिक्स हो, या हो सकता है वो इंग्लिश हो, या कुछ भी हो, उनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन जिसके कारण उन्हें कॉन्फिडेंस है कि यार मैं इसमें दूसरों से अलग हूँ। तो आप उसको एक कैटेगरी में सब डिवाइड कर लें कि ये मेरा ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। उसके बाद ऐसा मीडियम टाइप का जिसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तो मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है, मतलब बेसिक्स वगैरह ठीक ठाक है मेरे, लेकिन अगर मैं थोड़ी मेहनत वगैरह करूँ, इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करूँ तो इसमें रिजल्ट निकल सकता है, ईजी की तरफ टेंड कर सकता है, मीडियम वाला। तीसरा वो सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको हमेशा हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट का, हर एस्पिरेंट का एक सब्जेक्ट ऐसा होता ही है जिसमें उसे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने पड़ते हैं। वो इंग्लिश हो सकता है, वो जीएस हो सकता है, वो मैथमेटिक्स हो सकता है, या वो जो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है वो हो सकता है, जिसमें आपको लगता हो कि यार इसमें ना मेरा बेसिक्स ही हिले हुए हैं, मुझे कुछ इसमें समझ नहीं आता, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। तो इस बात का रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसमें मेरा हाथ उतना ज़्यादा साफ नहीं है जितना औरों में, यानी इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मेरे बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो बाकी की बातें कैसे होंगी। तो ये चीज़ मैं पर्टिकुलर नहीं बात कर रहा किसी इंडिविजुअल पे जाकर अभी, वरना मैं बोल देता सब्जेक्ट के बारे में, अभी मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ क्योंकि किसी का कुछ भी हो सकता है। वो किसी के लिए मैथ्स बहुत ईजी होता है, किसी के लिए मैथ्स ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई कहता है यार मैथ्स मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई कहता है यार मैथ्स में मुझे बस कट ऑफ पार करा दो बाकी मैं क्रॉस कर दूंगा। तो वो अकॉर्डिंगली अपने होता है, लेकिन इतना तय है कि लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, हर किसी का कुछ ना कुछ वीक और कुछ ना कुछ स्ट्रांग रहता है, ये होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखें, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये दूसरा काम आपने कर लिया। तीसरी चीज स्टूडेंट, अब तो आपने बाइफर्केशन भी कर लिया चीज़ों का, अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आप नीचे को आ रहे हैं। अब तीसरा काम है कि अब हमें पढ़ाई करनी है। उस पढ़ाई के लिए प्लीज़ आपको अब एक टाइम टेबल डिफाइन करना होगा जो आपका इंडिविजुअल का होगा। टाइम टेबल मेरा कहने से मतलब ये है कि किस सब्जेक्ट को आपने कितना कितना वीक में टाइम देना है। वीकली टाइम डिसाइड करें कि 7 दिन होते हैं एक वीक में, आप डिफाइन करें कि यार इस सब्जेक्ट को मैं ना 15 आवर्स मुझे देने हैं। एक प्रॉपर चार्ट बनाएं, डे का मत बनाएं, वीक का टारगेट बनाएं कि 15 घंटे मुझे मैथ्स को देने हैं एक हफ्ते में, 10 घंटे मुझे जीएस को देने हैं, 20 घंटे मुझे इस इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स वगैरह ज्योग्राफी जो है उसको मुझे देना है। तो इस तरीके से आप सब डिवीजन कर लें, तो आप टोटल आवर्स अपने काउंट करें, तब उसमें कुछ 50 आवर्स या ऐसे कुछ आवर्स बन रहे होंगे।
तो आप अपना टारगेट अपने हिसाब से डिसाइड करें कि अगर आप एक दिन में 7 आवर्स पढ़ रहे हैं तो उन 50 घंटे आपके 7 दिन में हो रहे हैं, यानी मोटा मोटा 50 आवर्स आपके हो सकते हैं अगर आप एक दिन में 7 आवर्स की स्टडी करते हैं। अब ऐसे मत सोचना कि 7 घंटे में कैसे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हो तो आपको 7 घंटे कम लगने लग जाएंगे। आप बोलोगे यार ये कम हो रहा है यार, थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ, 10 घंटे कर लेता हूँ। तो खैर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि 7 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत से सब्जेक्ट है। अगर आप एक एक सब्जेक्ट पर 90 मिनट्स का टाइम भी देते हो, 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम भी देते हो, तो भी आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पा रहे हो एक दिन में। और ध्यान रखें, विजन तैयार रखें माइंड में अपने कि जो आप काम कर रहे हो डेफिनेटली आपको बड़ा मजा आएगा जब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपने वीकली बेसिस पर अपने टाइम टेबल को डिफाइन कर लिया कि यार इतने घंटे मुझे वीक में पढ़ने हैं, और उसके लिए फिर आप वीकली का डिफाइन हो गया कि मुझे 50 आवर्स पढ़ने। अब डेज में आ जाओ, जरूरी नहीं है हर दिन 7 घंटे ही पढ़ो। जो वीकेंड्स होते हैं उसमें अपने आप के लिए कुछ कम आवर्स रख दो, और बाकी अदर डेज में जो आपके वैसे डेज होते हैं उनमें आप कुछ थोड़ा सा 30 मिनट्स इंक्रीज कर दो, ताकि वीकेंड्स में आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करो। इस तरह की चीज़ें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ कि आप इस तरह से सोचो चीज़ों को। तो जब माय डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह से बाइफर्केशन कर देंगे, अब अगला स्टेप आता है चीज़ों को पढ़ने का। अब होता क्या था, देखो इतनी सारी बातें मैंने जो की, बच्चा क्या करता है कभी कभी वो सीधे पढ़ने लग जाता है, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर बोलते हैं मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। नहीं आएगा ना जब तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी देखो इतने टाइम बाद इतनी देर मैंने बोल दिया, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि पढ़ना कैसे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले उस सब्जेक्ट को जिसमें आप थोड़ा सा वीक अपने आप को महसूस करते हो, वीक होता नहीं है कोई, लेकिन पास्ट में हमने कभी उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, उसके कारण हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं उसमें। तो आपने अब क्या करना है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम पुट करना है जिससे आप उस लेवल में आ जाओ या उस लेवल से भी आगे आ जाओ। अक्सर ये देखा गया, मैंने अपने साथ देखा है कि दूसरों की मैं बात नहीं कर रहा, अपनी बात बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट मुझे पास्ट में वीक लगता था, मैंने उस पर जब एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करना स्टार्ट किया, नॉट ओनली इवन फॉर सब्जेक्ट, फॉर चैप्टर्स ऑल्सो, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जब मैंने एक्स्ट्रा टाइम पुट करना स्टार्ट किया तो मैंने एक बात गौर करी कि मैं और बाकी चैप्टर से ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्गर फील कर रहा हूँ अपने आप को। तो ऐसा होता है। तो जो आज आपका वीक सब्जेक्ट या वीक चैप्टर है, मेरी बात ध्यान रखें, ये कल को आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर या स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है अगर आपने इसको उस नज़र से देख लिया। अगर आपने इसमें नज़रें गड़ा के रख दिया और इस पर मेहनत स्टार्ट कर दी, डेफिनेटली ऐसा होके रहेगा। लेकिन प्लीज़ एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, और मैं बात ही उन स्टूडेंट से कर रहा हूँ जो सच में एफर्ट्स पुट करेंगे। उनसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा जो कि मेहनत को तैयार ही नहीं है। मैं तो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि इस तरह से आप फॉलो करें अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आपने स्टूडेंट्स क्या हो गया कि आपने जैसे मान लिया डिफाइन करा कि 7 आवर्स आपने पढ़ने, 3-4 आपके पास सब्जेक्ट एक दिन में। तो अब आप उस सब्जेक्ट को जिस पे आप थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हो, थोड़ा वीकर महसूस करते हो, उस सब्जेक्ट पे प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पुट करने की कोशिश करें, उस पर एक कोशिश। और ये एक बात हो गई। और जो आपका थोड़ा आपको लगता है ठीक ठाक मेरा टॉपिक है, उसको ऐसा नहीं कि अंडर एस्टिमेट करना है कि जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, मेरा यार जीएस पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो जीएस छूनी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने उसको बराबर टाइम देना, बराबर टच बनाए रखना है, और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाना उस सब्जेक्ट के लिए। ना ही हमें वीक सब्जेक्ट के लिए अंडर कॉन्फिडेंस जाना है, ना ही स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट के लिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस जाना है। हमें हमेशा अपने आप को न्यूट्रल रखना है और देखना है कि ये सब्जेक्ट ये है तो उसको अपना प्लस पॉइंट मानकर कि चलो ये मेरा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन टाइम बराबर इसको भी देना है, इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी, वरना कई बार ऐसा होता है कि यही आपको पलट के बैकफायर करता है। तो इसीलिए एक बात ये है। अभी क्या होगा, अब आपने बाइफर्केशन कर लिया, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बना दी कि अब मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब उसका रूटीन जो आपका होता है वो सुबह मॉर्निंग से उसका एक टाइम टेबल डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जब नींद खुली आप तब पढ़ना स्टार्ट कर दें। माय डियर, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपका टाइम डिसाइड होना चाहिए 6 बजे से या 7 बजे से, जब भी आप सुबह पढ़ना स्टार्ट करते हो। मान लेते हैं कि आप 6 बजे से पढ़ना 6 बजे आप उठते हो, चलो ठीक है। अब 7 o'clock से आपकी स्टडी शुरू होने वाली है, तो इसे प्लीज़ एक प्रॉपर चीज़ मानकर करें। जैसे लोग अपनी जॉब करते हैं, जैसे करते हैं ना यार, अभी कभी आप रेलवे स्टेशन वगैरह चल जाओ, लोग वहाँ रात भर उठे रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं, उनका काम है वो उन्हें करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो फील अपने साथ रख कर कि ये मेरे पूरे करियर का सवाल है, आज मैं नहीं उठ रहा 6 बजे तो कल 4 बजे उठ के रेलवे स्टेशन में मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह की फील अपने पास होने चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम तैयार हैं तो ठीक है, सोए रहे, अभी बाद में उठेंगे क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 6 बजे या 5 बजे जो भी आपको लगता है उठकर आपने डिसाइड किया 7 o'clock, तो आप एक डिफाइन कर लेंगे 7 o'clock से मेरी स्टडीज़ होनी चाहिए रात के, मतलब मेरे पास कितना टाइम है, 7 से रात के 10, ज़्यादा नहीं, या 9 कर सकते हैं, रात के 9। अब 7 से 9 के बीच में आपके पास ऑलमोस्ट 14 घंटे 14 आवर्स।
अब इन 14 आवर्स को मैंने आपसे बोला अगर कि आपको सिर्फ 7 घंटे पढ़ना है, तो आप देख लें कि आपके पास 7 घंटे फिर भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो अब आप इनको फिर अपने हिसाब से डिवाइड करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी ना करें अपने आप को कि यार बिल्कुल इतना हो गया कि आप पे लोड पड़ गया और आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि अब मैं इसको कैसे फॉलो करूँगा लगातार। लेकिन इसमें एक बात और है, थोड़ा अपने आप को पुश भी करें। कोई भी काम करते समय पहले दिन आप जब भी करते हैं, हो सकता है हमें बड़ा अजीब अजीब सा फील हो। जब मैं नॉर्मली ना, जब नया नया मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो क्या होता था कि मैं बहुत एनर्जी पुट होती थी, मतलब होती तो अब भी है लेकिन अब मुझे फील नहीं होता उतना, इतनी मेरी पहले भी होती थी। जो मैं बोलता था मैं बहुत तेज तेज बोलता था, बहुत बोलता था, मैं सांस भी नहीं लेता था कभी कभी, मतलब ऐसे प्रॉपर्ली रुकता नहीं था, बोलता रहता था। मैं सोचता था टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 ही घंटे मिलता है पढ़ाने का। तो इस बीच में फिर कई बार जब मैं रिलैक्स होता था उसके बाद मैं सोचता, मैं बोलता था यार ऐसे कैसे चलेगा काम, अभी तो इतने 3 बजे से 8 बजे तक पढ़ाना है, 5 घंटे की क्लास है लगातार, कैसे चलेगा काम। तो ऐसे सोचता था मैं। लेकिन आपको पता है फिर ये कंटिन्यू हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब मैंने इसे 1-2-3 दिन किया तो आदत पड़ गई। अब आदत है, अब हम आदत है, वैसी आदत आपको भी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ शुरुआत में इंसान किसी भी काम में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर रहता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा पेशेंटली फॉलो करते रहें तो जरूर उससे रिजल्ट निकलता है। अपने आप को बिल्कुल अनकंफर्टेबल जोन में भी नहीं डाल देना कि ऐसा कि बिल्कुल आप पे उसका गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा पड़ता नहीं है इंपैक्ट। पढ़ने से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंसान की तबीयत खराब हो गई, ऐसा नहीं होता वैसे, है ना। वो थोड़ा ये है कि मेंटली हम अपने आप को थोड़ा सा कभी वीकर समझ लेते हैं, हमने आज तक कभी किया नहीं, तो हमें क्योंकि माइंड हमारा होता है ना, वो बोलता है अरे ऐसे तो समझ नहीं रहा, अब इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो माइंड आपको बोलता है कि भाई यार इतना पढ़ोगे ना ये तबीयत खराब हो जाएगी, माइंड पे गलत असर पड़ेगा, ये वो सो दिमाग में सर दर्द हो जाएगा, ऐसे ऐसे थॉट्स आपके मन में आएंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई सच में कर रहे होंगे तो आपको जो पढ़ाई में मजा आएगा वो इन चीज़ों से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस समय। और वैसे भी आपको कूल कंफर्टेबल जोन में होकर पढ़ना है। तो ये एक बात हुई कि आपको अब चीज़ों कैसे करना है। अब माय डियर, अब बात आती है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी आपका वीकर है उसके प्लीज़ इंट्रोडक्शन से जाएं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें, प्रॉपर जो उसका चीज़ें बताई गई है जहाँ से वहाँ से पढ़ें। जिन भी एजुकेटर्स को, जिन भी मेंटोर को आप फॉलो कर रहे हैं, जिनकी मेंटोरशिप में आप हैं, उनकी लिटरली एक एक बात को सुने और अपने डाउट्स उनके सामने एकदम रखें। डाउट्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन, डाउट्स का मतलब जो आपको फील हो रहा है सब्जेक्ट पढ़ते समय, आपको कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, आपको कुछ अजीब लग रहा, आप बोल रहे हैं यार कि मजा सा नहीं आ रहा, आप उनके सामने पेश करें उस बात को, ताकि वो उस बात को अंडरस्टैंड करके अपने हिसाब से आपको उसका एक सॉल्यूशन बताएं। कई बार क्या होता है, सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उनको उस तरह की फीलिंग नहीं है जो आपको अभी हो रही है, तो आप उन्हें उस फीलिंग से अवगत कराएं। आप उन्हें बताएं कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं है, मेरा बैकग्राउंड पीछे का क्लियर नहीं, क्योंकि क्या पता सामने वाले को लग सकता है कि आपको ये चीज़ पहली क्लास में पढ़ी हो आपने, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो अगर आप चुपचाप रहोगे तो फिर आप अपने को भी प्रॉब्लम दे रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं आपको उनको भी प्रॉब्लम दे रहे हो, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में फिर दिक्कत होगी अगर अभी आप नहीं बता रहे हो बात। तो इसलिए उन्हें अभी से बता दो कि मेरा बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। हो सकता है सामने वाले आपको थोड़ा बहुत डांट भी दे, जैसे मैं हूं तो मैं नहीं डांटूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं कुछ, लेकिन होता है कभी कभी कोई आपको हल्का फुल्का बोल भी सकता है, लेकिन इतना बनता है बोलना, थोड़ा बोल दिया कोई बात नहीं, सुन ले, उसके बाद वो आपको पक्का जरूर बताएंगे, क्योंकि जो भी इस प्रोफेशन में वो पेशेंट होते हैं हमेशा, वो आपको चीज़ों को बताएंगे और वो आपको फिर पीछे से बताएंगे, इससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों करना है। फिर दूसरी बात कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं, कई बार क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सामने वाले का समझाने का प्रोसेस अच्छा है, तो समझ में भी आ रहा है और सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम पढ़ते रहे, वो समझाते रहे, हम पढ़ते रहे, वो समझाते रहे, हम पढ़ते रहे, दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन 6 महीने बाद क्या हम देखते हैं हमें पीछे का कुछ नहीं आ रहा। कारण आपने रिवीजन नहीं किया, कारण आपने जो उन्होंने पढ़ाया था आप उसको लेते रह रहे हो और आगे बढ़ते रहो, आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे। वो जो आपको समझ में आया वो आपकी खास एबिलिटी नहीं थी, सामने वाले की समझाने की एबिलिटी थी। लेकिन जब आप चीज़ों को खुद एनालाइज नहीं करते अपने हिसाब से, तब तक आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे। और फिर जब 2, 4, 5 महीने बाद जब हम उस टॉपिक में लौट कर आते हैं और हमें वो समझ में नहीं आता, फिर ये हमें स्ट्रेस देता है और फिर हमें लगता है कि यार ये टॉपिक तो हमने पहले पढ़ा था, अब हमसे नहीं हो रहा, फिर हम में एंजाइटी फील होती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जिनका आपको पहले दिन से इस्तेमाल करना है और ध्यान रखना है। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब भी आपने कुछ चीज़ पढ़ी है उसके अपने हिसाब से सेल्फ नोट्स बनाएं। नोट्स कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत प्रॉपर वे में आप सब राइटिंग बनाकर ये वो करके, ठीक है अच्छी बने राइटिंग, वो बढ़िया है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि अपने आप को समझ में आए, बस बात ये है। और समझने के लिए जितने ज़्यादा हो सके लॉजिकल वेज का आइडिया लिया करें। अब लॉजिकल वेज में ना कई बार क्या होता है, लॉजिक शब्द को भी आजकल लोगों ने बिगाड़ सा दिया। लॉजिक का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ अलग तरीके से चीज़ को याद कर लिया
कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ कि जैसे उटपटांग से जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है, आप जानते हो उनके लोग याद करने के लिए कुछ तरीके बन रखे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ बने हुए लोग बोलते नहीं कि वो पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए उनके पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ लाइन्स ही बोलते हैं, ऐसे लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को। कई बार ये ठीक है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करें, क्योंकि सच में अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा है, सच में आपने अगर पी ब्लॉक पढ़ा है, सच में अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा, आपको एलिमेंट के नाम याद होंगे, और ऐसे वाले याद होने को मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, क्योंकि वैसा वाला याद करना तो तोते वाला याद करना हो गया, रट लिया, अभी रट लिया कल भूल जाओगे, और रट के कर भी क्या लोगे। लेकिन जिसने प्रॉपरली एस ब्लॉक पढ़ा है वो जानता है यार कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, सोडियम, मैग्नीशियम, वो सब जानता है कि कौन किसके नीचे, क्योंकि उसने प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज किया, उसे पता है ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, आयनिक एनर्जी बढ़ती है, वो सब उसे पता है, इनेक्शन एनर्जी। तो इसीलिए हमें अगर याद भी करना है तो इस तरह के लॉजिक से याद करना है जिसमें जो सच में लॉजिक हो, मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने याद करने का लॉजिक, याद करने के लिए बना रखा वो बात अलग है, समझने के लिए जो लॉजिक यूज है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पर फोकस करें। तो ये कुछ बातें स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अभी थोड़ा सा और स्ट्रेच जरूर हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इसको मुझे थोड़ा सा यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि जितनी बातें मैंने कही, अगर आप इन बातों पर भी थोड़ा सा अमल करते हैं, अगर आप इन बातों को भी फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे। तो मेरी पूरी बात का जो एक सेंटर पॉइंट है वो सिर्फ इतना कि स्टडी करें, जरूर करें, पेड़ काटें जरूर काटें। अरे भैया वैसे वाले नहीं काटे यार, मतलब मैं वैसे कह रहा था कल्पनाओं में काटे वाले, जिससे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे तो पर्यावरण को जरूरत है पेड़ों की, लेकिन अपने हथियार को उससे पहले जरूर तेज करें। पढ़ाई करें जरूर करें, लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं। बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पानी में लकीर खींचने जैसा है, कि लकीर तो खींचेगी लेकिन थोड़ी देर बाद गायब। अपने को लकीर तो खींचनी है, लेकिन पत्थर पे खींचनी है ताकि कोई उसे मिटा ना सके। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोग इस पर जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप पूरे सेशन तक बने रहें तो मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इतने शिद्दत से चीज़ों को सुन रहा है, तो मुझे भरोसा होगा कि इन्होंने इन चीज़ों को किया भी था इंप्लीमेंट। दूसरी बात, मैं आपको पता होगा कि मैं एनडीए डिफेंस के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाता हूँ। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो बातें जो मैंने आपके लिए बोली वो सबके लिए जनरल थी। अभी मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअली, जहाँ पर मैं आपको मेंटरशिप अपनी दे सकता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाते समय जहाँ पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ प्रॉपर्ली, वो सब्जेक्ट है एनडीए मैथमेटिक्स। अनअकैडमी मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ये मेरी प्लस क्लास की टाइमिंग है फिलहाल के लिए, बाद में इसे हम थोड़ा चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। स्पेशल क्लास की टाइमिंग जो कि फ्री क्लास होती है 7 o'clock से 8 o'clock शाम की है, इवनिंग की, वैसे 8 नहीं 8:30 तक होती है नॉर्मली, 90 मिनट्स की। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके बेसिक्स वगैरह आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। सिर्फ ये मत देखें कि एनडी का टैग लगा तो एनडीए पढ़ते हैं, एनडीए से कुछ मतलब नहीं है। हम चैप्टर पढ़ते हैं, हम सेट्स पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये पढ़ते हैं। वो पढ़ना है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये प्लस कोर्स जो भी स्टूडेंट अगर एनडीए की ही स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सारे एजुकेटर्स जितने वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स इंडिया के, अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको वहाँ पर टीच कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। और उसके लिए यू कैन यूज इट PRN31 सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसे अनलॉक कोड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उस समय भी ये काम आता है। और बाकी अपना एक कमांडो 3.0 कर एक अनअकैडमी में एक बैच लॉन्च होने वाला है 20th of April से ये लॉन्च होने वाला है, तो कोशिश करें इसमें अपने आप को इनरोल करें। ये इसके अभी तक के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, मोर देन 500 स्टूडेंट्स अभी तक रिकमेंड हुए इसमें रिटन एग्जामिनेशन में अभी तक इस बैच के द्वारा। तो आप इसमें भी जा सकते हैं, अलग अलग टीचर्स इसमें आपको पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप मेरे जैसे इस कोड को यूज़ करके आप इनरोल कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ोगे। आप जितने बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी कैटेगरी में, जितने बैचेस चल रहे हैं, जितने एजुकेटर्स हैं, उन सभी से पढ़ने का आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको एक पूरा का पूरा एक आपको बेनिफिट मिल जाता है, पूरा का पूरा आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई हो जितनी मैंने आपको अभी तक कही थी, ठीक है ना। और जैसा भी आपको सेशन लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा सेशन तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस तरह की चीज़ों के साथ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।